दोस्तों सावित्री के हाथों में जैसे खाने का जादू था। वह जो भी बनाती थी उसमें ऐसा स्वाद होता था कि लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए आया करते थे। इसी वजह से ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अब दोस्तों यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक दिन ढाबे पर एक लड़का आता है जिसकी उम्र करीब करीब 19 साल के आसपास होती है और वो लड़का काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। दोस्तों जब सावित्री की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वह पल भर के लिए उसे देखती ही रह जाती है। लड़का गोरा चिट्टा स्मार्ट और हैंडसम था। ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी वह कॉलेज से निकला हो। अब दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी में। यह कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से जो एक मुख्य सड़क के किनारे बसा हुआ था और उस गांव से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक और कस्बा था जहां सड़क के किनारे यह ढाबा मौजूद था। गांव में रहने वाले उस लड़के का नाम रोहन था। रोहन की उम्र लगभग 19 साल थी। उसके माता पिता दोनों जिंदा थे। उसके पिता का नाम था महेश। दोस्तों महेश का घर काफी अच्छा था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों दिक्कत थी तो सिर्फ एक बात की। रोहन पढ़ाई तो करता था लेकिन पढ़ाई से उसे बेहद डर लगता था। उसका मन किताबों में बिल्कुल नहीं लगता था। महेश उसे बार बार समझाते थे, डांटते थे, कहते थे बेटा पढ़ाई कर लो, बिना पढ़ाई के जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन रोहन हर बार यही कहता कि बाबूजी मुझे यह पढ़ाई समझ में बिल्कुल नहीं आती है। दोस्तों वक्त गुजरता है और रोहन का 11वीं 12वीं का रिजल्ट आने वाला था। जब रिजल्ट आता है तो रोहन फेल हो जाता है। फेल होने की खबर सुनते ही महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और रोहन को बुरी तरह से डांटते फटकारते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि पढ़ाई कर लो लेकिन तुमने मेरी एक भी आखिरकार नहीं सुनी। गुस्से में आकर साथियों महेश रोहन के थप्पड़ भी मार देता है। दोस्तों यहीं से रोहन का दिल टूट जाता है और वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वह इस घर में बिल्कुल एक मिनट भी नहीं रहेगा। रात के अंधेरे में वह चुपचाप घर से थोड़ी बहुत पैसा चुरा लेता है और घर छोड़ करके निकल जाता है। रोहन सीधा एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। वही उन पैसों से वह करीब 10 से 15 दिनों की तरह गुजर बसर करता है। लेकिन दोस्तों पैसा ज़्यादा दिन कहाँ चलता है। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि घर गया तो मार पड़ेगी, बेइज्जती होगी क्योंकि वह फेल हो चुका था। दोस्तों रोहन का काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। जहाँ भी जाता बस एक ही सवाल था, कोई काम मिल जाएगा क्या। लेकिन साथियों किस्मत उस वक्त उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे कहीं भी काम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। घूमते घूमते एक दिन वह उसी हाईवे वाले ढाबे पर पहुंच जाता है और वह ढाबा था एक विधवा औरत सावित्री का। सावित्री की उम्र लगभग 29 से 35 साल के आसपास थी। रोहन पहले से ही देखता था कि ढाबे पर कोई कौन कौन काम कर रहा है। उसे नजर आती है एक अकेली महिला जो सब कुछ संभाल रही थी। देखने में सावित्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उम्र भी ज्यादा नहीं थी। रोहन को लगा कि यह शायद लगभग 22 से 23 साल की होगी। थोड़ी देर बाद साथी वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है और कहता है कि आंटी जी मुझे काम चाहिए, क्या आप मुझे यहाँ कोई काम दे सकती हो। दोस्तों जैसे ही सावित्री उसकी तरफ देखती है और कुछ पल के लिए उसे बस देखती ही रह जाती है। इतना सुंदर चेहरा, स्मार्ट बॉडी, मासूम सी आंखें। लेकिन साथियों सावित्री खुद को संभालती है और पूछती है कि तुम क्या कर सकते हो। रोहन साथियों जवाब देता है कि आप जो कहोगी मैं सब कुछ कर लूँगा। कुछ सोचने के बाद साथियों सावित्री कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें रख लेती हूँ, शुरुआत में सिर्फ 5,000 दूंगी, बाद में बढ़ा दूंगी। रोहन तुरंत हाँ कर देता है। इतने पैसे बहुत हैं, बस खाना पीना यही मिल जाएगा ना। सावित्री कहती हाँ खाना पीना यहीं रहना सब मिल जाएगा। दोस्तों फिर रोहन खुशी खुशी मान जाता है और वही काम शुरू कर देता है। पढ़ाई से डरने वाले ये लड़का काम से बिल्कुल नहीं डरता था और वह दिन रात मेहनत करता है और बहुत जल्दी वह ग्राहकों को भी पसंद समझने लगता है। किसे कैसा क्या खाना पसंद है, कितना मसाला, कितना मिर्च, वह सब कुछ उसे याद रखता था। देखते ही देखते ढाबे के ग्राहक भी साथियों रोहन से खुश रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं से इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने आगे
चल करके सबकी जिंदगी बदल दी। तो साथियों, अब ढाबे का खाना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। जो भी एक बार वहाँ खा लेता दोबारा जरूर आता था। ग्राहकों की भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब जो साथियों ढाबे की मालकिन थी, जिसका नाम सावित्री था, वह मन में ही मन में रोहन को अपने लिए लकी मानने लगी थी। सावित्री खुद से कहती कि लड़का जब से मेरे ढाबे में आया है तब से मेरा ढाबा 4 से गुना हो गया था, 10 गुना से ज़्यादा भी हो गया है। दोस्तों, धीरे धीरे सावित्री के मन में रोहन के लिए एक अलग ही भाव पैदा होने वाला था। एक दिन वह रोहन से कहती है कि तुम ढाबे पर ही क्यों सोते हो, ऐसा करो आज से मेरे घर पर आकर के सोया करो, वहाँ कई कमरे हैं। रोहन कहता है कि ठीक है मैडम, अगर आपको ठीक लगता है तो मैं वहीं जा कर के आखिरकार सो जाऊँगा। उस साल करीब 8 बज रहे सावित्री रोहन को अपने घर ले जाती है। जैसे रोहन घर के अंदर कदम रखता है थोड़ा सा चौंक जाता है। बहुत ही खूबसूरत था, हर जगह टाइल्स पत्थर काम, दीवारों पर शानदार पेंट, कमरे अच्छे से सजे हुए थे। साथियों, रोहन बोल पड़ता है, मैडम आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। सावित्री हल्की सी मुस्कुरा करके कहती है कि हाँ तुम यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक कमरा ले लो और इसे अपना ही घर समझो। दोस्तों, शाम को सावित्री घर पर ही खाना बनाती थी। वैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो लोग होटल या ढाबा चलाते हैं वो ग्राहकों को तो मसालेदार खाना खिलाते हैं, लेकिन खुद जा करके सादा खाना आखिरकार खाते हैं, न ज़्यादा मसाला न ज़्यादा मिर्च। तो साथियों, यह भी वही होता है और सावित्री सादा खाना बनाती है और रोहन को भी यहाँ तक कि खिलाती है। खाना खाने के बाद साथियों तिजोरी खोलती है और 5,000 रुपये निकाल करके रोहन के हाथों में रख देती है। कहती है कि तुम बहुत मेहनती करते हो, आज पहली बार घर आए हो तो ये रख लो। इतना सुनते साथियों रोहन अचानक बोल पड़ता है, मैडम आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है। साथियों, सुन करके सावित्री हैरान रह जाती है, अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है? रोहन कहता है कि हाँ सच में। साथियों, सावित्री बोलती है कि तो फिर चलो बाजार हम चलते हैं। दोस्तों, सावित्री के पास एक छोटी सी कार थी जिसे वह खुद चलाया करती थी। फिर वो रोहन को लेकर के सीधा बाजार जाती है और वहाँ से केक, नए कपड़े और खाने पीने का सारा सामान लेती है। घर लौट करके आस पड़ोस के लोगों को भी यहाँ तक कि बुला लिया जाता है और देखते ही देखते एक अच्छी खासी यहाँ तक की पार्टी हो जाती है। दोस्तों, पार्टी के लिए सावित्री शराब की बोतल भी लाती है और वह अकेली रहती थी, विधवा थी। दिन भर ढाबे की टेंशन तो शायद शाम को शराब पीने की आदत बन गई थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सारे लोग चले जाते हैं तो रोहन अपने कमरे में सोने चला जाता है और फिर सावित्री अकेली बैठ करके शराब पीने लगती है। दोस्तों, शराब पीते पीते उसे अपने बीते हुए पति की यहाँ तक की याद आने लगती है। दोस्तों, वो इतना ज़्यादा शराब पी लेती है कि उसे खुद पर बिल्कुल काबू नहीं रहता है। नशे में वह उठती है और जाकर के रोहन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। दोस्तों, रोहन दरवाज़ा खोलता है। मैडम क्या बात है? सावित्री लखड़ाती हुई आवाज़ में कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। और वह आगे साथियों फिर बढ़ती है, लेकिन दोस्तों यहीं पर कहानी एक अलग आखिरकार मोड़ ले लेती है। रोहन साथियों तुरंत पीछे हट जाता है और साफ शब्दों में कहता है कि मैडम कृपया ये मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं गलत लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। और वो आगे कहता है कि या तो आप अपने कमरे में चली जाइए वरना मैं कभी ढाबे पर चला जाऊँगा। दोस्तों, रोहन बिल्कुल साफ मना कर देता है और सावित्री नशे में थी, लेकिन यह सुनकर के साथियों अंदर तक तो हिल जाती है। उसके मन में आता है कि आज के ज़माने में ऐसा लड़का भी आखिरकार होता है जो बिना कुछ कहे साथियों चुपचाप दूसरे कमरे में चली जाती है और उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लानि फैलीन होती है। एहसास होता है कि अगर सामने वाला लड़का कमज़ोर होता तो उस रात कुछ और ही आखिरकार हो सकता था। दोस्तों, इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती है, पुरुष की भी होती है और फिर रोहन ऐसा ही लड़का था जो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता था। अगली सुबह सावित्री खुद रोहन से माफ़ी मांगती है। रोहन, मुझसे गलती हो गई है, मैं नशे में थी। रोहन शांति साथियों कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मुझे समझ में आ गया था। इसके बाद दोनों साथियों फिर से ढाबे पर काम करने लगते हैं। दोस्तों, सावित्री ने रोहन पर पूरा भरोसा कर लिया था। कैश संभालना, सामान लाना, पूरी जिम्मेदारियां रोहन के हाथों में आखिरकार दी जाती है और सावित्री बस साथियों बैठ करके देखती रहती थी। और दोस्तों, सिर्फ 2 साल के अंदर रोहन उस ढाबे को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है कि
पूरे इलाके में उसका नाम हो जाता है। दोस्तों लोग कहते हैं कि भाई खाना खाना तो है तो उसी ढाबे पर चलो, पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन दोस्तों यही भरोसा आगे चल कर के एक बहुत बड़ी कीमत मांगने वाला था। दोस्तों अब हालात ये हो चुका थी कि जैसे खाना मांगो वैसा ही मिलता था, किसी भी ग्राहक को कोई शिकायत नहीं होती थी। ढाबे की पहचान अब सिर्फ एक खाने की जगह नहीं बल्कि संतुष्टि की गारंटी भी यहाँ तक कि बन चुका था। अब दोस्तों ढाबे का काम इतना बढ़ गया था कि आसपास की ज़मीन भी खरीद ली गई और होटल के साथ साथ नए कमरे भी बनाए गए ताकि ट्रक ड्राइवर आराम से रुक सकें और कार से आने वाले लोग भी बिना परेशानी पार्किंग कर सकें। धीरे धीरे बड़े बड़े फैमिली भी दोस्तों अपनी गाड़ियों में पूरा परिवार इस होटल में आने लगा था। होटल में एक अलग फैमिली पोर्शन बना दिया गया था जहां साथियों खाने के लिए बेहतरीन और साफ सुथरी चीज़ें मिलती थी। दोस्तों वक्त कब गुजर पता है नहीं चलता है। तो साल बीत चुके थे, अब रोहन 19 से 21 साल का हो चुका था, यानी कि अब शादी के काबिल हो गया था। एक दिन सावित्री रोहन को पास बुलाती है और इधर आओ रोहन, 1 मिनट बैठो। रोहन साथियों उसके सामने बैठ जाता है। हाँ मैडम बोलिए। सावित्री थोड़ी साथियों गंभीर होकर के कहती है कि मुझे याद है कि उस दिन तुमने क्या कहा था। तुमने साफ कहा था कि बिना शादी तुम ऐसा रिश्ता नहीं रख सकते हो। फिर वह आगे कहती है कि उस वक्त तुम बच्चे थे, आज तुम जवान हो चुके हो। मैं 30 साल की हूँ और तुम 21 साल के हो। थोड़ा रुक करके बोलती है कि मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उम्र का फर्क है, पति पत्नी साथियों मायने नहीं रखता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दोस्तों कहीं ना कहीं रोहन के दिल में भी अपनी मालकिन के लिए सम्मान और अपमान दोस्तों आ ही चुका था। साथियों वह बिना ज़्यादा सोचे कह देता है कि ठीक है मैडम, अगर सब कुछ इज्जत है सच के साथ होगा तो मुझे मंजूर है। यह साथियों सुनते ही सावित्री की आंखों में खुशी आ जाती है। उसका कोई सहारा नहीं था, ना पति था ना सास ससुर। दोस्तों फिर धूमधाम से शादी की जाती है, मैरिज हॉल बुक किया जाता है, जान पहचान वालों को बुलाया जाता है, खाना पीना रस्में सब कुछ जो इज्जत के साथ आखिरकार होता है। और इस तरह से सावित्री के रोहन अपना लेती है और पूरी दुनिया के सामने साथियों शादी के बाद दोनों पति पत्नी बन करके आराम से ज़िंदगी जीने लगते हैं। 3-4 साल के बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और फिर एक खुशहाल परिवार आखिरकार बन जाता है। अब रोहन सिर्फ मैनेजर नहीं होटल का मालिक बन चुका था और सावित्री देवी ने पूरी जिम्मेदारी उसी के हाथों में आखिरकार सौंप दी थी। दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहानी में एक मोड़ आने बाकी था। एक दिन रोहन के गांव वाले का पुराना जानकार संयोग से उस होटल पर पहुंच जाता है और रोहन को देख करके वह पहचान जाता है। 2 साल में चेहरा बदला था लेकिन पहचान नहीं, और वह आदमी सीधे गांव लौटता है और फिर रोहन के पिता से कहता है कि आपका बेटा अभी भी जिंदा है और शहर के बाहर एक बड़े होटल में है। और ये सुनकर साथियों पूरा परिवार गाड़ी बैठ करके वहीं पहुंच जाता है। जैसे ही माँ बाप रोहन को देखते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं और माँ उसे गले से लगा लेती है। पिता भी रोने लगता है, उसे पकड़ लेते हैं। रोहन पहले डरता है, लेकिन जब पिता उसे सीने से लगाते हैं तो वह साथियों उसकी आंखें उसकी भी भर जाती हैं। पिता कहता है कि तू एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी वो कहते हैं कि चल अब घर चलते हैं। साथियों रोहन मुस्कुरा करके जवाब देता है कि कौन सा घर बाबा, अब मेरी दुनिया यही है। और वह अपने बच्चों को भी साथियों वहाँ बुला करके वह कहता है कि ये आपके पोते पोतियाँ हैं। फिर सावित्री को बुलाकर भी और ये आपकी बहू है। सावित्री को देख कर साथियों माँ बाप खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। 2 दिन तक परिवार नहीं रुकता है। वहीं पर देखते हैं कि रोहन ने कितनी मेहनत सब कुछ समझो खड़ा किया था। तभी साथियों रोहन कहता है कि बाबा आप कहते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन मेरी पढ़ाई यही थी, काम करना और सीखना। पिता कहते हैं कि तू सही था बेटा और मैं भी। दोस्तों यही ज़िंदगी की सच्चाई है। हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बिल्कुल नहीं बनता है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी भी हारता भी नहीं है। अब साथियों रोहन त्योहारों में बीवी बच्चों के साथ गांव जाता और लोग इज्जत करते। और दोस्तों यही खत्म होती है ये सीख देने वाली
कहानी। अगर रोहन कमजोर दिल का होता तो शायद जिंदगी हार जाता, लेकिन उसके काम को छोटा नहीं समझा। तो दोस्तों, सीख बस यही है कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, सही वक्त सही फैसला। साथियों, दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।